हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया पर। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें और देखा था हमने कि जो हमारी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यानी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये विस्थापन के नाम से भी आ सकता है या प्रतिस्थापन के नाम से भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इनको। तो यहां पर देखिएगा, इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील धातु, यहां पर धातु की जगह पर तत्व भी लिखा हो सकता है, तो क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील धातु या तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देती है, वो हमारी कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया हमारी जो है वो दो प्रकार से, जब केवल एक एलिमेंट का विस्थापन हो रहा होगा तो उसे हम कहेंगे एकल विस्थापन, जब दो तत्वों या दो धातुओं का विस्थापन हो रहा होगा तो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन। तो इस प्रकार से हमारी जो विस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार से डिवाइड हो जाती है, एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि हमारी एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहां पर देखिएगा, एकल विस्थापन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एकल विस्थापन का मतलब है जहां पर केवल एक धातु या एक तत्व का आपस में क्या हो, विस्थापन हो। यहां पर एग्जांपल देखिएगा, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक धातु या एक तत्व दूसरे धातु या दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, वो एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, ये आयरन है Fe फेरस और ये है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हो गया, तो कॉपर सल्फेट का ये जलीय विलयन हो गया और ये है आयरन लोहा। तो ये क्या करेगा, लोहा इस कॉपर को इसके जलीय विलयन से हटा देगा और विलयन बन जाएगा हमारा फेरस सल्फेट का यानी FeSO4 का, और ये कॉपर हमारा अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये हमारी हो गई एकल विस्थापन। यहाँ देख रहे हैं कि Fe जो आयरन है उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, तो यहाँ पर केवल एक ही धातु का विस्थापन हो रहा है, यानी आयरन इसकी जगह पर जा रहा है और कॉपर वहां से विस्थापित हो रहा, तो इसीलिए इसको कहा गया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो गई हमारी एकल विस्थापन अभिक्रिया। सेकंड हम देख लेते हैं, हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा सुनिएगा, यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उनके जलीय विलयन से एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन, दो यौगिकों के जलीय विलयन आपस में आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिएगा, मैंने लिया है सोडियम सल्फेट, यहां पर लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, ये एक्वस है, एक्वस का मतलब जलीय, एक क्यों लिखा हुआ है, तो एक्वस का मतलब हो गया जलीय, हिंदी में लिख सकते हैं जलीय। तो उसके बाद ये हमारा लिखा बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस है मतलब जलीय है, तो ये सोडियम सल्फेट हो गया और ये बेरियम क्लोराइड हो गया। यहां पर देख रहे हैं कि इधर बन गया बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है, अवक्षेप के रूप में जम जाएगा, तो इसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाएगा और ये हमारा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सोडियम था, सोडियम की जगह पर इधर क्या आ गया, देखिए बेरियम आ गया है, और यहां पर हमारा जो बेरियम था Ba, उसकी जगह पर क्या आ गया है, सोडियम क्लोराइड, यानी यहां पर क्या हुआ, सोडियम और बेरियम ने अपना स्थान क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, आदान प्रदान कर लिया आयनों का। तो यहां पर हमारे दो दो आयनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है आपस में, तो इसलिए हम इसको कह देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारी हो गई विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगली अभिक्रियाओं पर बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी अगली अभिक्रियाओं को, और जिसमें हमारी पहली जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
तो देख लेते हैं इनकी परिभाषा को कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, तो सुनिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, वो क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं निम्न ताप पर होती हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होता है कि ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊष्मा निर्मुक्त होती है या ऊष्मा निकलती है, वो कहलाती हैं हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आगे लिखा हुआ है कि ये अभिक्रियाएं निम्न ताप पर होती हैं, तो इन अभिक्रियाओं के लिए कम टेम्परेचर या निम्न ताप की आवश्यकता होती है। जितना ही कम टेम्परेचर रहेगा ये हमारी अभिक्रियाएं आसानी से हो सकेंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देख लेते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा हुआ है इनके। तो यहां पर देखिएगा कार्बन जैसे C+O2, यानी कार्बन को वायु में जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, धुएं के रूप में उड़ती हुई दिखाई देगी, और वहां से क्या होगा कि कुछ ना कुछ हीट या ऊष्मा निकलती हुई हमें दिखाई देगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि C+O2 CO2, ये हमारा का एग्जांपल हो गया, और प्लस में हमने लिख दिया ऊष्मा को, यानी हीट, कुछ ना कुछ ऊष्मा या हीट बाहर निकलती है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को जो हमने, ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको हम जब पानी में मिला देते तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पर हमें ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देती है। आप चूने को जब बाल्टी वगैरह में डाल देते हैं तो बाल्टी अचानक से क्या होती है, गर्म हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ क्या हुआ कि ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, इसीलिए हमने इन अभिक्रियाओं को क्या कहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहां पर आगे देखिएगा मैंने लिखा हुआ है डेल्टा एच। अब इसको समझ लीजिए कि डेल्टा एच क्या है और माइनस क्यों लिखा है, ये डेल्टा एच और माइनस क्यों लिखा है। तो ये देखिएगा डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब है ऊष्मा में परिवर्तन, तो एच का मतलब हो गया हीट, हीट मीन्स होता है ऊष्मा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी आप एग्जाम में ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्टा एच का मान अगर ऋणात्मक है तो बताइए अभिक्रिया कौन सी होगी, तो वो अभिक्रिया जो हमारी होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ लेते हैं कि ये माइनस क्यों लगा हुआ है, तो ये माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में इन अभिक्रियाओं से क्या हो रही, ऊष्मा निकल रही, यानी ये अभिक्रियाएं हमें ऊष्मा दे रही, अभिक्रियाओं का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए यहां पर डेल्टा एच क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। यहां पर भी डेल्टा एच क्या हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं हमें ऊष्मा दे रही हैं, बाहर की ओर ऊष्मा, तो इनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जब नुकसान हो रहा है तो इसीलिए डेल्टा एच माइनस लिखा हुआ है। तो ये हमारी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आगे देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दैनिक उदाहरण भी लिखा है, यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दैनिक एग्जाम्पल बता दीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कौन कौन से हैं। तो यहां पर दैनिक उदाहरण मैंने लिखा जो अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी हैं। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है श्वसन और दहन। जो श्वसन और दहन की प्रक्रिया होती है वो हमारी कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी, यानी इनके होने में क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये हमारी हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। सेकंड हम देख लेते हैं, दूसरी हमारी है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो परिभाषा सुनिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की परिभाषा। यानी जब इनमें क्या होगा कि उत्पाद बनेगा तो उत्पाद बनने के लिए हमें टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, हमें ऊष्मा या हीट देनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होगा, आगे देख लेते हैं, ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पर होती हैं, यानी इन अभिक्रियाओं के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर हमें क्या है, हमें ऊष्मा देनी होती है। तो यहां पर एग्जाम्पल देखिएगा मैंने लिखा हुआ है
कि N2 प्लस O2 यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से हमारा ये NO बनता है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन गया। तो यहां पर क्या हुआ कि इसके निर्माण के साथ साथ इसमें क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी यहां पर ऊष्मा ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा क्या है, ग्रहण करेंगे ये दोनों, और ग्रहण करने के बाद ये बनेगा। तो यहां पर हमने ऊष्मा को माइनस के सिंबल से इधर लिख दिया है, यहां पर माइनस ऊष्मा माइनस ऊष्मा। तो सेकंड देखिए एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म कर देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहां पर मैंने गर्म किया, यानी गर्म करने का मतलब मैंने इसको ऊष्मा दी है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर मैंने माइनस के चिन्ह के साथ ऊष्मा को हिंदी में लिख दिया, जैसे यहां पर प्लस में लिखा था ऊष्मा को, वैसे यहां पर लिख दिया माइनस चिन्ह के साथ। अब यहां पर देखिएगा कि डेल्टा एच क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। अब ये डेल्टा एच प्लस होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इन रिएक्शंस को हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो जब हम ऊष्मा देते हैं रिएक्शन को तो रिएक्शन का फायदा होता है। तो जब रिएक्शन का फायदा होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहां रिएक्शन का नुकसान हो रहा था, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या था, माइनस में था। यहां पर हम इसको ऊष्मा देंगे तो डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा एच प्लस में। तो ये हो गई हमारी ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। कुछ दैनिक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, बर्फ से जल का बनना है, और जल से भाप का बनना है। तो ये हमारी तीन प्रोसेस हमने आपको बता दिया जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं। प्रकाश संश्लेषण पूछ लिया जाता है कि कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी, तो प्रकाश संश्लेषण हमारा ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगली अभिक्रियाओं पर। चलिए देख लेते हैं आगे। अगली जो हमारी अभिक्रियाएं हैं वो है ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। देखिए ध्यान ये दीजिएगा कि पेपर में कभी कभी उपचयन और अपचयन के नाम से पूछ लेता है, तो जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे ही हम उपचयन कहते हैं, और जो अपचयन है उसका तो नाम ही है अपचयन। तो ऑक्सीकरण वाले को ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण वाले का दूसरा नाम है अपचयन। तो यहां पर मैंने इनके कुछ अंतर लिखे हुए हैं, इनकी परिभाषाएं हैं, और आप अंतर के रूप में भी अगर ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर आता है तब भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, तो ये अंतर में भी काम कर जाएगा। और ये सारी डिफिनेशन ऑक्सीकरण अपचयन की कई परिभाषाएं हैं, तो मैंने सारी परिभाषाएं यहाँ पर लिख दी है। अब चलिए इनको समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो पहली परिभाषा लिखी हुई है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में लिखा हुआ है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जुड़ रही है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर देखिएगा जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा, एडिशन हो रहा है ना, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से किसी भी तत्व में आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए वो हो जाएगी ऑक्सीकरण से वाटर का निर्माण। H2 प्लस O2 2H2O बन जाएगा ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से देखिएगा तो यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया। इधर देखिएगा कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है, यानी कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रही हो तो उसे कहेंगे अपचयन। एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा हुआ है कि H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ गई तो बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो गया इसका अपचयन। तो किसी भी तत्व में या किसी भी धातु में जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन। आप और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं, H2 प्लस S H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा वहां से, तो इस तरीके से एग्जांपल लिख सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं अंतर। तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीकरण में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि हाइड्रोजन का निकलना, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना था, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन का निकलना, यानी हाइड्रोजन निकल रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये धातु है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ पर क्या करेगा जिंक हाइड्रोजन को हटा देता है तो जिंक सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो गई, उड़ गई, तो हाइड्रोजन निकल गई ना, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इधर देखिएगा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, देखिए हाइड्रोजन का निकलना क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा, अपचयन। तो यहाँ देखिएगा जिंक ऑक्साइड, इसके साथ ऑक्सीजन है ना, इसने कार्बन से जब रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक अलग हो गया और ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ करके चला गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई और ये जिंक बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, तो ये हो गया इसका अपचयन। तो ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं
अगली जो हमारी परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो किसी पदार्थ या किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम धातु है, आप कोई भी यौगिक भी ले सकते हैं। तो यहां से क्या है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही प्लस चार्ज लगते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर क्या है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक चार्ज क्या हो गया, सोडियम पर प्लस का लग गया। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहां से सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन का निकलना हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो कहीं पर किसी तत्व में या किसी धातु में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ने में देखिएगा क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वैसे Cl क्या बन गया, माइनस बन गया। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है, माइनस लग जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होता है, उस तत्व पर या धातु पर प्लस लग जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और निकलना। अगला देखिएगा धनावेश का बढ़ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे ही क्या होता है, धनावेश का चार्ज आ जाता है, यहां पर लिखा हुआ है। तो नीचे एग्जांपल देखिएगा, ये मैग्नीशियम पर एक प्लस लगा हुआ है, तो यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो मैग्नीशियम पर एक चार्ज था प्लस का, तो यहाँ प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया। यानी यहाँ धन आवेश क्या हो गया, बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीकरण। अपचयन में देखिएगा ऋण आवेश का बढ़ना। देखिए इधर धनावेश का बढ़ना, इधर क्या हो जाएगा, ऋणावेश का बढ़ना, यानी माइनस का बढ़ना। तो यहाँ पर सल्फर पर देखिए एक माइनस लगा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो सल्फर पर कितने हो गए, 2 माइनस लग गए। जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर उतना ही माइनस लग जाएगा, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसके ऊपर उतना ही प्लस लग जाएगा। तो ये सल्फर हमारा S डबल माइनस हो गया, और ये हो गया ऋणावेश का बढ़ना। तो यहाँ ऋणावेश कितना था, 1 था, इधर हो गया 2। तो ये हो गया हमारा अपचयन। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं हो गई ऑक्सीकरण और अपचयन की। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली अभिक्रियाओं पर बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे हम, और बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीकारक और अपचायक की। देखिए अभिक्रियाएं तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं पहचानने के लिए कि ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, या कोई अभिक्रिया देकर के पूछ लिया जाएगा कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, या रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या जिसे अपोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है ऑक्सीकारक। तो सबसे पहले ऑक्सीकारक देखिएगा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं इसको, ऑक्सीकारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का अपचयन होता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का अपचयन होता है, अपचयन और ऑक्सीकरण अभी आपने पीछे पढ़ लिया है। तो जिन पदार्थों का अपचयन होता है, यानी जिनका अपचयन होगा, उन पदार्थों का हम नाम रखेंगे ऑक्सीकारक। अपचायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें हम ऑक्सीकारक कहेंगे, और जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें हम अपचायक कहेंगे। एग्जाम्पल को मैंने लिखा है, चलो इसको देख लेते हैं जरा। तो यहां पर देखिएगा पोटेशियम ब्रोमाइड है, 2KBr लिखा हुआ है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और ये है क्लोरीन Cl2, मुक्त अवस्था में Cl2 लिखा हुआ है, तो 2KCl बन गया, और ये ब्रोमीन Br2 बन गया। ये एक समीकरण है। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, ये KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड। आपको पता पोटेशियम पर 1 प्लस का चार्ज लगता है, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 2। तो 2 पोटेशियम पर प्लस, तो Br पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस। ये ऊपर संख्या जो लिखी हुई है ये है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के बेसिस पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या की जरा परिभाषा सुन लीजिएगा कि किसी तत्व पर उपस्थित धनावेशों या ऋणावेशों की कुल संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। हालांकि ये क्लास 11th में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया जाता है, तो हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक में इसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिएगा पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है, ब्रोमीन पर -2 का चार्ज है, यानी यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2 है। तो यहाँ ब्रोमीन पर -2 है, और इधर देखिएगा ब्रोमीन से मैंने लिखा हुआ है, इधर ब्रोमीन जो Br2 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, -2 से ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है, 0 हो रही है, यानी -2 से 0
बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी चार्ज का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जिस ये जो हमारा ब्रोमीन है, जिस पदार्थ पर -2 लिखा हुआ है, इसका नाम क्या रखेंगे, अपचायक। यानी ब्रोमीन का नाम क्या होगा, अपचायक, क्योंकि ब्रोमीन की ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है, इस समीकरण को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। लेकिन यहां पर ब्रोमीन का जो नाम रखेंगे वो क्या रखेंगे, अपचायक। इसी प्रकार से देखिएगा क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है, और यहां पर क्लोरीन कितनी हो गई, -2। तो यहां ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहां -2, यानी 0 बड़ा है, -2 छोटा है। तो हम कहां से जा रहे हैं कि 0 से -2 पर, यानी ये संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो घटना क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या का, ये होता है अपचयन। यानी इस प्रोसेस को नाम देंगे अपचयन। ये अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन की। लेकिन इसमें जो हमारा क्लोरीन है, ये जो पदार्थ है, इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे ऑक्सीकारक। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, उसका नाम रखते हैं ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसका नाम रखते हैं अपचायक। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकारक और अपचायक। अगर एग्जाम में आता है तो आपको परिभाषा लिख करके ये एक एग्जाम्पल लिखना होगा। और इसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। तो यहां पर उम्मीद करता हूं ये सभी को आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं फिर हम आगे। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या अपोपचयन रिएक्शन भी कहते हैं, अपोपचयन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसको। यहां पर परिभाषा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है और अपचयन भी हो रहा होता है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। या फिर लिखा हुआ है कि अपोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिएगा लिखा हुआ है कि डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया। तो डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया मैंने लिखा हुआ है, यहां पर जिंक है और ये है कॉपर सल्फेट। तो जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, तो रिएक्शन होकर के जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया है। तो आगे देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि जिंक पर कोई चार्ज नहीं है मुक्त अवस्था में, तो जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है, 0 है। और यहां पर देखिएगा जिंक पर कितना लगा हुआ है, +2 लगा हुआ है। यानी ये 0 से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी 0 से चार्ज क्या हो रहा है, आवेश बढ़ रहा है। तो अगर आवेश बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर ये प्रोसेस हमारी क्या है, ऑक्सीकरण, यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अपचायक। यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसका नाम अपचायक रखते हैं। और यहां पर देखिएगा कि कॉपर पर यहां कितना चार्ज है, +2 है, और इधर कॉपर कुछ नहीं चार्ज है, 0 है। तो यहां पर कॉपर 2 से कितना हुआ, 0 हुआ, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही, घट रही है। तो कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन। और कॉपर का नाम क्या रखेंगे, कॉपर का नाम रखेंगे ऑक्सीकारक। हमने भी पीछे पढ़ा था कि जिसका अपचयन हो रहा होगा उसे उसका नाम रखेंगे ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसका नाम रखेंगे अपचायक। तो ये हमारी हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।